हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम लोग परीक्षा अध्ययन डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज जो अगली कड़ी है इसमें हम महत्वपूर्ण कवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप लगातार इस वीडियो पे बने रहें, इस चैनल पे बने रहें और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमें मोटिवेशन देते रहें ताकि हमें समझ में आए कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्हें ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है और बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिल भी रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में पहुंच पाए ये चैनल, विद्यावाणी चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें जिससे उनको बहुत ही लाभ मिले। जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 12th का होने वाला है, उस 12th के एग्ज़ाम में उनके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी कराई जा रही है वो 100 में 100 नंबर की तैयारी कराई जा रही है। तो सारे महत्वपूर्ण सारी कोशिश की जाएगी, बस आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। प्रश्न पहला है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, एक आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हालावाद, ये बहुत काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न, और इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। कौन होगा? हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आलोक धनवा की कविता पहली कविता थी। आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? आलोक धनवा की पहली कविता थी, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गोली दागो पोस्टर, ब्रूनो की बेटियाँ, कपड़े के जूते और जनता का आदमी। तो इसका आंसर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा, फिर भी इसका आंसर बताने की कोशिश करें। दूसरे का आंसर होगा डी मीन्स जनता का आदमी। तो जनता का आदमी इसका सही ऑप्शन है। और क्या है जनता का आदमी? तो जनता का आदमी आलोक धनवा की पहली कविता थी। अगला प्रश्न है तीसरा शतक। तीसरा शतक एक प्रमुख कवि हैं। तीसरा शतक के प्रमुख कवि कौन है? कुंवर नारायण हैं, उमा शंकर जोशी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं कि तुलसीदास जी हैं। कौन है तीसरा शतक के प्रमुख कवि? तो वो हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरा शतक के प्रमुख कवि हैं, कुंवर नारायण। अगला है दूसरा शतक के एक प्रमुख कवि कौन से हैं। इसमें ऑप्शन है कुंवर नारायण है, फिराक गोरखपुरी है, रघुवीर सहाय है, उमा शंकर जोशी है। कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक बार मैं फिर रिवाइज कराता हूँ कि तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण। तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि कौन है? कुंवर नारायण। और अगर दूसरा सप्तक किया जाए तो रघुवीर सहाय। इस तरीके से आपको इसे याद करना है। आगे है, स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाला कवि कौन है? कौन है जो स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब मानते हैं? उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले कवि कौन है? तो इसके ऑप्शन है आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, फिराक गोरखपुरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह, जो कि उर्दू और हिंदी का दुआब माने जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला भी इन्हें कहते हैं, ये किस युग के कवि हैं? तो ये हैं छायावाद के। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, ये सब प्रमुख छायावादी कवि हैं। और उन्हीं में एक नाम है, बहुत बड़ा नाम, स्वच्छंद कवि एक तरीके से। ये निराला जी छायावादी हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन है? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, मन में आंसर आ ही गया होगा। सगुण काव्य धारा के और राम भक्ति शाखा की बात आए तो तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि एक शायर हैं और कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का उपनाम क्या है? ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिराक गोरखपुरी का उपनाम अपना लिखते हैं वो फिराक लिखते हैं। उपनाम ये अपना क्या लिखते हैं? फिराक लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुजराती कविता
गुजराती कविता और साहित्य की नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि हैं? कौन है गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि? तो ये हैं उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले हैं। अगला है हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम कृति कौन सी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की पहली कृति कौन है? तेरा हार। तेरा हार जो है, तेरा हार वो हरिवंश राय बच्चन, मेरी पेन सही से फिर नहीं चलेगी लेकिन आप लोगों को इसको देखना होगा, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तेरा हार, तेरा हार जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम कृति है। आगे है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। फिर कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंधन काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तो कैसा? कुंवर नारायण ने कैसा प्रबंधन काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है? तो कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। आत्मजयी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आत्मा पर विजय तो नारायण ही पा सकते हैं। तो वो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि कुंवर नारायण आत्मजयी जैसा ये प्रबंध काव्य रच दिया है और उसकी वजह से इनको बहुत ही प्रतिष्ठा मिली है। फिर रघुवीर सहाय की खाली स्थान नाम की कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? तो वो है रामदास। रघुपति सहाय की कौन सी रचना है? रामदास। रघुपति सहाय की कौन सी रचना है? रामदास। फिर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने खाली स्थान बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी। किससे सीखी? किन बंधुओं से? उकील बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी। फिर है किस बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी? तो उकील बंधुओं से। शमशेर बहादुर सिंह ने उकील बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है। किसकी है राम की शक्ति पूजा? तो महाप्राण निराला की है राम की शक्ति पूजा। कुकुर मुत्ता, ये सब उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद खाली स्थान हिंदी साहित्य का सर्वोच्च महाकाव्य है। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, सबके मन में उत्तर आ ही गया होगा। रामचरितमानस जो है हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम रघुपति सहाय है। उसके बाद है उमाशंकर जोशी का उपनाम है वासुकी। उमाशंकर जोशी का उपनाम क्या है? वासुकी है। बिल्कुल आप याद रखना। सत्य असत्य की बात करते हैं तो पहला है कि मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की सुप्रसिद्ध कृति है। बिल्कुल सही है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। फिर है काठ का सपना आलोक धनवा का लोकप्रिय काव्य संग्रह है। बिल्कुल गलत है, नहीं है। कुंवर नारायण की कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी भाषा से किया। कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ किस भाषा से किया? अंग्रेजी भाषा से, जो कि बिल्कुल सही है। याद रखना कि कुंवर नारायण ने जब अपनी लेखन शुरू की तो लेखन में पहली भाषा जो यूज़ की वो थी इंग्लिश। रघुवीर सहाय की आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक में प्रकाशित हुई। जो रघुवीर सहाय नहीं, रघुवीर सहाय यहाँ पे है। रघुवीर सहाय की आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित थी। बिल्कुल याद रखिएगा कि तार सप्तक जो था, तीसरा सप्तक, वो किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा था? अज्ञे द्वारा संपादित में प्रकाशित हुई। तो चौथा हो जाएगा गलत। काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 5 नंबर सही है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना क्या कौन सी है? काल तुझसे होड़ है मेरी। काल तुझसे होड़ है मेरी। फिर आगे देखते हैं तुलसीदास कविता तुलसीदास जी की कठिन छंद साधना का प्रतिमान है। तुलसीदास जो कविता है तुलसीदास जी की कठिन छंद साधना का प्रतिमान है, जो कि गलत है। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो कि सही है। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये है गलत। उमाशंकर जोशी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, जो कि है गलत। तो ये दोनों गलत हैं और यहाँ से सही गलत आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सही जोड़ी में। सही जोड़ी हम लोग मिलाते हैं, आप लोग देखिए।
सुनिए, जिससे एग्ज़ाम में आए तो बन जाए। चलिए सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में है मिलन यामिनी। मिलन यामिनी, यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है कवियों का। तो मिलन यामिनी किसकी है? मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन जी की। उसके बाद तो मिलन यामिनी किसकी है? मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन जी की। गंगोत्री किसकी है? गंगोत्री है उमाशंकर जोशी की। चक्रव्यूह की बात करें तो चक्रव्यूह है रघुवीर सहाय की। चक्रव्यूह किसकी है? रघुवीर सहाय की। और हंसो हंसो जल्दी हंसो कुंवर नारायण की है। हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी है? गलत हो रहा है यहाँ पे, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन की, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की है। गंगोत्री, गंगोत्री जो है वो है उमाशंकर जोशी की। गंगोत्री किसकी है? उमाशंकर जोशी की। चक्रव्यूह किसकी है? चक्रव्यूह है कुंवर नारायण की। यहाँ पे गलत हो रहा था, चक्रव्यूह कुंवर नारायण की है। और उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो ये रघुवीर सहाय की है। इस तरीके से ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। फिर है आगे सही जोड़ी और है, जैसे पहला है कि चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं। तो ये है रचना शमशेर बहादुर सिंह की। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें बोर मत होइए, इसमें बिल्कुल डरिए मत कि इतना याद करना पड़ रहा है। मैं याद करा देता हूँ। चुका भी नहीं हूँ मैं, आप 2-4 बार बोलेंगे चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर सिंह। इतना ताकतवर है शमशेर बहादुर सिंह, देखने से लग रहा है कि चुक ही नहीं सकता वो। शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूँ मैं, ऐसे याद करिए, शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूँ मैं। फिर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका है गोस्वामी तुलसीदास जी की। बज़्म ज़िंदगी, बज़्म ज़िंदगी किसकी है? तो बज़्म ज़िंदगी है फिराक गोरखपुरी की, जो कि एकदम सामने लिखी हुई बज़्म ज़िंदगी फिराक गोरखपुरी। फिर आगे है भागी हुई लड़कियां। भागी हुई लड़कियां किसकी रचना है? भागी हुई लड़कियां जो है वो है आलोक धनवा की। भागी हुई लड़कियां आलोक धनवा, भागी हुई लड़कियां आलोक धनवा। फिर है अनामिका, बिल्कुल महाप्राण निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा, अब यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है, चलिए देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन ने एक डायरी लिखी है एक, और उसका नाम पूछ रहा है, क्या है उसका नाम? तो वो है प्रवासी की डायरी। क्या है? प्रवासी की डायरी। फिर है ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? तो ब्रूनो की बेटियां आलोक धनवा की रचना है। फिर है साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। यह कथन जो है, यह कथन किस साहित्यकार का है कि साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा? ये है कुंवर नारायण की। फिर है रघुवीर सहाय की किस कृति में कविता कहानी निबंध का अनूठा संकलन है? किस कृति में? तो वो है सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की किस कृति में कविता कहानी निबंध का अनूठा संकलन है? तो सीढ़ियों पर धूप में। शमशेर बहादुर सिंह के कौन से तार सप्तक की महत्वपूर्ण कवि है? शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं? किस तार सप्तक में आते हैं शमशेर बहादुर सिंह? आपको ये पूछ रहा है, बताना है। तो दूसरे तार सप्तक में आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद निराला जी के बारे में कह रहा है कि किन पत्रिकाओं का संपादन किया? निराला जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो समन्वय एवं मतवाला, बिल्कुल आप याद रखिए, समन्वय एवं मतवाला पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। तुलसीदास जी कृति, तुलसीदास की रचना कवितावली। तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में विरचित है? तो ये है तुलसीदास की रचना जो कवितावली है, ये ब्रज भाषा में है। फिर है फिराक गोरखपुरी को 1968 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया और उससे सम्मानित किया गया? तो वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण से फिराक गोरखपुरी को 1968 में फिराक गोरखपुरी को पद्म साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद है महात्मा गांधी पर लिखित उमाशंकर जोशी का लोकप्रिय काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो महात्मा गांधी पर जो उमाशंकर जोशी ने लिखा है लोकप्रिय काव्य ग्रंथ वो है विश्व शांति। कौन सी रचना है? विश्व शांति, जो कि उमाशंकर जोशी ने महात्मा गांधी जी पर लिखा है। और यहाँ से आपका देखिए
पद्य से जितने भी मतलब एक तरीके से कवियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। और भी जितने भी बुक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सब आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। बस आप मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। और आगे हम इसमें जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो गद्य साहित्य के इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ और गद्य की विधाएँ, ये अगला वीडियो रहेगा आपके साथ। तो अब तक के लिए नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। धन्यवाद।